प्यारे बच्चों, आज इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट के बारे में। तो इट एक ऐसा यूज है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अच्छी अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, या अच्छी ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, आपको इट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इट के बारे में कुछ मिथ ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को गलत मालूम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इट के बारे में आज आपको सारी नॉलेज देने वाले हैं और इन फ्यूचर कभी भी आपको इट डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। के पहले यूज में हम सीखेंगे कि इट का मतलब होता है यह है, किंतु ध्यान रहे जब हमारा यह शब्द किसी निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग वस्तु की ओर संकेत करता है तो हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद हमें इज लगाना है, या वॉज लगाना है, या विल लगाना है। ये हम टेंस के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद हमें नॉन लिविंग थिंग्स को लगाना है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के निकल कर आएंगे। यह एक घर है, इट इज ए हाउस। आप इसको इट से हाउस भी बोल सकते हैं। यह एक पत्थर है, इट इज ए स्टोन, या इट्स अ स्टोन। यह एक छाता है, इट्स अ अम्ब्रेला। इसको बच्चों पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं। यह घर था, तो इट वॉज ए हाउस। तो इस तरह से बच्चों किसी भी टेंस में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में यह हो और वह निर्जीव वस्तु की ओर संकेत कर रहा हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक छोटा सा अपवाद भी होता है, क्योंकि दिस माने भी यह होता है। अब इट और दिस में फर्क क्या है, तो छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जब हम कुछ वस्तुएं एक साथ हो और उनमें से एक वस्तु का सिलेक्शन कर रहे हो, चयन कर रहे हो, फिंगर उठा के संकेत कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें दिस का प्रयोग करना चाहिए। उस समय हमें इट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मानो बहुत सारे अम्ब्रेला रखे हुए हैं और हम कहने लगे दिस इज माई अम्ब्रेला। बहुत सारे घर हैं और हम किसी को बताएं दिस इज माई हाउस। तो इस तरह से बच्चों फिर दिस का प्रयोग करना ही सही माना जाता है। और ऐसा यदि नहीं है तो ऐसे केसेस में फिर हमें इट का ही प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यूज नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं यूज नंबर 2 की ओर। यूज नंबर 2 में हम सीखेंगे कि यदि हमें दिन के बारे में बताना हो कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था और कल कौन सा दिन होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें वाक्य को इट से ही शुरू करना होता है। इसमें हम यह का इंतजार नहीं करते और यह शब्द इसमें होता भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में दिन का जिक्र है, दिन को बताना है आपको, तो आपको इट से ही वाक्य शुरू करना होगा। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले आपको इट लगाना है, उसके बाद आपको इज लगाना है, या वॉज लगाना है, या फिर विल लगाना है। उसके बाद डे लगाना है, जौन सा भी दिन है, और उसके बाद आपको ईटीसी जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे वगैरह लगाना होता है। तो वाक्य कुछ हमारे इस तरह के निकल के आएंगे। जैसे हम कहने लगे आज रविवार है, तो इट इज संडे टुडे। और यदि हम कहने लगे कल रविवार था, ये पास्ट हो गया बच्चों, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। और हम कहने लगे कि कल रविवार होगा, ये फ्यूचर हो गया बच्चों हमारा, तो इट विल बी संडे टुमारो। तो इस तरह से बच्चों दिन व्यक्त करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो अब बढ़ते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। बच्चों, वाक्य में मंथ का जिक्र हो, महीने का जिक्र हो, आपको किसी को बताना है कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा था, या कौन सा महीना चलेगा। तो इस तरह की बातें यदि वाक्य में हो, मंथ का जिक्र हो, तो प्यारे बच्चों फिर भी हम इट से ही वाक्य को शुरू करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे इज हो, वाज हो, या फिर विल हो। और उसके बाद मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
जो भी हो। तो इस तरह से बच्चों हम इसके फार्मूले पर काम करते हैं। तो वाक्य कुछ हमारे इस प्रकार के निकल के आएंगे, जैसे हम कहने लगे यह जनवरी का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ जनवरी। यह फरवरी का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ फरवरी। बस आप मंथ्स को चेंज करते जाइए। यदि पास्ट में हम इस वाक्य को बोले यह जनवरी का महीना था, तो इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। यह जनवरी का महीना होगा, तो इट विल बी मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरह से बच्चों हम मंथ्स बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। आपसे कोई पूछे कि कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, उस समय कितने बजे थे, अब कितने बजेंगे, तो प्यारे बच्चों चिंता ना करें, समय बताने के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इट लगाना है, उसके बाद इज या वॉज या विल, और उसके बाद आपको टाइम लगा देना है, और उसके बाद ईटीसी हो तो ईटीसी भी हम लगा सकते हैं। तो वाक्य कुछ हमारे इस तरह के निकल के आएंगे कि 2 बजे हैं। आपसे कोई टाइम पूछे कि भाई कितने बजे हैं, आपने कहा 2 बजे है, तो इट इज 2 o'clock। 5 बजे है, इट इज 5 o'clock। आपसे कहे कि उस समय कितने बजे थे, आपने कहा 5 बजे थे, पास्ट में है सेंटेंस, तो इट वॉज 5 o'clock। कितने बजेंगे, आपने कहा जी 5 बजेंगे, तो इट विल बी 5 o'clock। तो इस तरह से बच्चों हम टाइम बताने के लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। मौसम के बारे में बताने के लिए, मौसम का हालचाल बताने के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। चाहे सर्दी का मौसम बताना हो, गर्मी का बताना हो, बरसात का बताना हो, सभी को बताने के लिए हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद इज या वॉज लगाना है, उसके बाद आपको मौसम और प्लस ईटीसी लगा देना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह के निकल के आएंगे, जैसे आपने कहा आज गर्मी है, तो इट इज हॉट टुडे। आज सर्दी है, तो इट इज कोल्ड टुडे। तो इस तरह से बच्चों आप मौसम बताने के लिए भी इट का सहारा ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में बच्चों हम आपको एक बोनस टिप्स भी देंगे, उस बोनस टिप्स को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते रहें। तो बच्चों बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम यूज की तरफ। यूज में हम सीखेंगे कि यदि हम किसी वस्तु पर अपना राइट्स दिखा रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर हम अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं कि यह वस्तु आपकी ही है, तो ऐसे केसेस में भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे हिंदी वाले वाक्य में इसमें ही शब्द भी आएगा, क्योंकि ही शब्द से वाक्य थोड़ा भारी हो जाता है और उस वाक्य से हमें लगता है कि यह वस्तु वास्तव में ही इसी सब्जेक्ट की है। जैसे हम कहने लगे यह मेरा ही पेन है, यह मेरा ही पेन है, तो इसको हम कहेंगे इट्स माई पेन। तो इसमें यदि हम दिस लगाते तो ऐसा लगता कि ये मेरा पेन तो है पर मैंने भी कहीं से लिया है। यदि आपने दिस की जगह पर इट लगाया तो इसका मतलब है वास्तव में ही ये आपका ही पेन है, किसी दूसरे का पेन नहीं है। इट्स माई हेयर स्टाइल, ये आपका हेयर स्टाइल है, आपने किसी का कॉपी नहीं किया है। तो इस तरह से बच्चों हम इट का प्रयोग अपनी वास्तविकता बताने के लिए, अर्थात यह वस्तु मेरी ही है, इस बात को शो करने के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं बोनस टिप्स की तरफ बच्चों। इसमें बच्चों हम जानेंगे कि हम इट का प्रयोग अफर्मेटिव केसेस में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य में भी इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ देते हैं तो वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। यदि इसी हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य की शुरुआत में लगा देते हैं तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस अंतर को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कहने लगे यह मेरी कार है, तो आपने नॉर्मल सा कहा, अफर्मेटिव केसेस में कहा, तो आप बोलेंगे इट इज माई कार। यह मेरी कार नहीं है, तो इट इज नॉट माई कार। क्या यह मेरी कार है, तो इज इट माई कार, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चों हम थोड़ा सा बदलाव लाकर वाक्य को नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इट का प्रयोग आपने अच्छे से सीखा होगा। और प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस प्यारी सी वीडियो को अपने जैसे बच्चों में शेयर भी क्या करें, जिससे और भी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।